गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ेंगे। तो 55 क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, अभिप्रेरणा क्या होती है और शिक्षा में इसका क्या रोल होता है। तो अभिप्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन। हम बच्चे को कोई काम करने के लिए उकसाते हैं, चाहे वो पढ़ाई के सेक्टर में हो या खेलने के सेक्टर में हो, किसी में भी हो, तो वो क्या होता है, वो मोटिवेशन होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो देखिए, अभिप्रेरणा की अनेक मान्यताएं तथा सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने स्थापित किए हैं। ये सिद्धांत अपने ही ढंग से अभिप्रेरणा की व्याख्या करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो उद्दीपन अनुक्रिया क्या होती है, अब उद्दीपन होता है जैसे हमें भूख लग गई, हमें प्यास लग गई, तो भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे, प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे। तो ये भी क्या है, हमारे लिए एक अभिप्रेरणा का काम करते हैं। तो उद्दीपन के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन हो गया हमें भूख लगना, प्यास लगना, और अनुक्रिया क्या हो गई, भूख लगने पे खाना खाना। तो ये भी क्या करती है, एक मोटिवेशन का काम करती है कि भूख लगने पे हमें क्या करना है, खाना खाना है। यह मत व्यवहारवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है तथा अधिगम के सिद्धांत का ही एक रूप है। ये भी क्या है, सिद्धांत का एक रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का समस्त व्यवहार शरीर द्वारा उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुक्रिया है। तो ये क्या होता है, उद्दीपन होता है, भूख लग गई, खाना खाया, तो ये क्या है, अनुक्रिया। तो उद्दीपन के अकॉर्डिंग होने वाली अनुक्रिया है ये। इस मत के अनुसार चेतन अचेतन में किसी प्रकार की अभिप्रेरणा की गुंजाइश नहीं है। तो इसमें चेतन मन और अचेतन मन का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब भूख लगती है, फील करते हैं, तो खाना खा लेते हैं। तो इसमें हमारा चेतन मन है, अचेतन मन है, वो कोई मायने नहीं रखता। इनमें मानसिकता के अस्तित्व का कोई प्रश्न नहीं है। ये तो बेसिक सी नीड है। इस एवं यह व्यवहार ही स्वयं में विशिष्ट अनुक्रिया है और इस प्रकार पूर्ण रूप से शुद्ध अनुवृत्त है। तो ये क्या होता है, इसमें ना कोई व्यवहार का रोल होता है, ना ही मानसिक स्थितियों का रोल होता है, ना ही चेतन और अचेतन मन का कोई भी रोल होता है। तो ये क्या है, ये एक शुद्ध अनुवृत्त क्रिया है। यह मत संकुचित है और इसमें अनेक अनुभवों तथा तथ्यों की अवहेलना की गई है। उद्दीपनों द्वारा अनेक अनुक्रियाएं होती है, किंतु अनुक्रियाओं की इसमें व्याख्या नहीं की गई है कि उद्दीपन होने पर हमें कौन सी अनुक्रिया कहते हैं, ये है वो इसकी व्याख्या नहीं दी गई है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा शारीरिक सिद्धांत। तो ये जो अभिप्रेरणा है, ये शारीरिक सिद्धांत में कैसे रोल इसका होता है। तो शारीरिक क्रिया है, जैसे हम भाग रहे हैं तो हमारी बॉडी जब थक जाती है तो हमें किस चीज की जरूरत होती है, हमें रेस्ट की जरूरत होती है। तो ये भी क्या है, ये भी एक अभिप्रेरणा है। मतलब हमें अपने मानसिक मन से ये फील हुआ कि हमारी बॉडी है वो थक चुके हैं और हमें किसकी जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है। तो ये होता है हमारा शारीरिक सिद्धांत। कई बार हम लिख रहे हैं, बहुत टाइम से लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, लिखते लिखते थक जाते हैं भाई, अगर थोड़ा सा मैटर और बचा तो हम किसी को अभिप्रेरित करते हैं कि थोड़ा काम हो रहा है, इसको कंप्लीट करो। भागते भागते थक गए तो उसको थोड़ा और मोटिवेट करते हैं कि थोड़ी दूरी और है, तो आप क्या करो, इसको कंटिन्यू रखो। तो ये जो अभिप्रेरणा है वो क्या होता है, शारीरिक सिद्धांत है, उसमें योगदान देती है। इस मत के अनुसार शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, इसी कारण से शरीर में प्रतिक्रियाएं भी होती हैं और किसी भी कार्य की प्रतिक्रिया होने से अभिप्रेरणा मूल में विद्यमान रहती है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि अगर कोई भागते भागते थक गया, उसे रेस्ट की जरूरत है, तो हम उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि थोड़ी दूरी और है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, उसके जो शारीरिक सिद्धांत में क्या हो गया, एक मोटिवेशन हो गया। उसके बाद देखिए मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत क्या होता है। मूल प्रवृत्तियां जो होती है वो इंसान में जन्म से होती हैं, ठीक है। तो कुछ प्रवृत्तियां होती है वो जन्म से इंसान है वो साथ में लेके आता है। इस मत के अनुसार मानव व्यवहार जन्मजात मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। विलियम मैकडूगल ने इस मत का प्रतिपादन किया था और मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रवृत्ति को यदि अभिप्रेरणा का आधार मान लिया जाए तो यह सिद्धांत भी क्या है, अधूरा है। क्यों, क्योंकि अगर मूल प्रवृत्ति की आदमी के जन्म से अगर बनी हुई है तो उसको चेंज है वो बहुत ही कम किया जाता है। इसमें अभिप्रेरणा का रोल है वो बहुत ही कम रहता है। इसलिए कुछ हद तक हम मूल प्रवृत्ति है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसको चेंज करना होता है वो इम्पॉसिबल होता है।
उसके बाद हम देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था फ्राइड ने, और फ्राइड ने है वो सबसे ज्यादा जोर दिया था, वो यौन इच्छा पे दिया था कि इस मत के प्रतिपादन है वो फ्राइड के अनुसार मानव व्यवहार को अचेतन अर्ध चेतन में व्याप्त इच्छाएं ही अभिप्रेरित करती है। चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन तीन प्रकार के होते हैं। तो हम जैसे किसी की डेथ हो गई, हमारे मन में बहुत टेंशन है, तो हम उसको क्या थोड़े टाइम के बाद उसको भेज देते हैं अचेतन मन में, ठीक है। अब जैसे ही मान लो कोई फेस्टिवल आ गया, हमें उसकी वापस याद आ गई, तो हम उसको क्या लेके आते हैं, अपने चेतन मन में लेके आते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन में व्याप्त जो इच्छाएं होती है वो क्या करती हैं, अभिप्रेरित करती हैं। इनमें मूल प्रवृत्तियां भी अपना योगदान देती है, और इस मत को सुखवादी भी कहा जाता है। जिस कार्य में मानव को सुख मिलता है वही उसे करता है। जैसे मैंने आपको फ्राइड के बारे में बताया, फ्राइड ने इसी चीज पे बल दिया था कि मानव को जिस काम में खुशी होती है वो उसी काम को करना पसंद करता है, और ये उसके लिए अभिप्रेरणा का काम करती है। फ्राइड का यह मत यौनिच्छा पर आधारित है। ऐसे अनेक कार्य हैं जो इस मत की पुष्टि के लिए पर्याप्त हैं, और इस मत के विरोध में एक प्रश्न यह भी है कि जो कार्य नैतिक आचरण में अभिप्रेरित किया जाता है वह सुख नहीं देता है। तो अतः ऐसे कार्यों की कमी नहीं है जिनसे मनुष्य सुख नहीं पाता और उन्हें करने पड़ते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आदमी जो सारे काम कर रहा है वो खुद की इच्छा से ही करे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसे काम भी होते हैं जो अनिच्छा से भी उसे करने पड़ते हैं। सोसाइटी में बहुत सारी बाउंडेशन है जो उसे करनी पड़ती है। तो ये क्या होता है, ये मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत है। उसके बाद हम देखते हैं ऐच्छिक सिद्धांत। ऐच्छिक सिद्धांत कौन सा होता है, जो आदमी खुद की मर्जी से करता है। यह मत है वो सामान्यतः संकल्प पर मुख्य बल देता है। क्यों? क्योंकि जो ऐच्छिक सिद्धांत है वो आदमी की खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इस मत के अनुसार मानव का व्यवहार है वो इच्छा से संचालित होता है, और इच्छा को बौद्धिक मूल्यांकन द्वारा अभिप्रेरणा दी जाती है। मतलब उसकी बुद्धि है वो उसको क्या करती है, अभिप्रेरित करती है कोई काम करने के लिए। इस प्रकार संकल्पन शक्ति है वो विकसित होती है, और यहाँ पर यह मान लेना आवश्यक है कि संवेग तथा प्रतिवर्त इच्छा से अभिप्रेरित नहीं होते हैं। मतलब मानव में कोई भी संवेग होता है, जैसे गुस्सा आना है या किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना है, तो ये क्या होती है, ये अपने आप नहीं होती है, किसी न किसी रीजन से होती है। तो ये क्या होती है, ये भी क्या होती है, एक अभिप्रेरणा से होती है, ये भी अभिप्रेरित होती है। अगर उसके सामने कुछ गलत हो रहा है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये भी उसके लिए क्या है, अभिप्रेरणा है जो उसके प्रति उसको एक्शन लेने पे मजबूर करता है। उसके बाद है लेविन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन है वो कुर्ट लेविन ने किया था। इन्होंने अधिगम के विकास में अभिप्रेरणा का महत्व को सर्वाधिक दिया। मतलब इन्होंने क्या बोला कि अधिगम में अगर सबसे बड़ा रोल है तो वो किसका है, वो अभिप्रेरणा का रोल है। यह मत अभिप्रेरणा की साक्षी की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह अधिगम के संयोगों, गतिशील प्रतिक्रिया, स्मृति, व्याख्या, बदलाशा और आकांक्षाओं के स्तर तथा निर्णय पर आधारित है। तो कुर्ट लेविन ने क्या कहा था कि अभिप्रेरणा है वो आदमी की स्मृति, व्याख्या, बदलाशा और आकांक्षाओं का जो स्तर होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आदमी के सोचने का जो तरीका है वो कैसा है, उसकी याद रखने में जो उसकी स्मृति है वो कैसी है। अगर किसी बच्चे की स्मृति है वो अच्छी है तो वो अपना सेल्फ मोटिवेटेड होता है, मतलब आगे से आगे वो क्या होता है, पढ़ना हो चाहे वो खेल कूद हो, उसमें क्या लेता है, हिस्सा लेता है। लेकिन उसका स्मृति का स्तर और अच्छा नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सेल्फ में मोटिवेट नहीं रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ये 56 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।